Hello everyone, welcome to Irregular Classes. My name is वशिष्ठ। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का चैप्टर मैग्नेटिज्म। आज हम स्टडी करेंगे कि आखिर मैग्नेटिज्म है क्या। ठीक है, अब देखिए ये चैप्टर है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो हमारा करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर में भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। अब ये पता कैसे चला? ओस्टेड साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सीडेंटली उनसे कंपास जो था करंट कैरिंग वायर के पास चला गया। जैसे कंपास करंट कैरिंग वायर के कांटेक्ट में है, वैसे कंपास में डिफ्लेक्शन हो गया। तो उन्होंने सोचा कि किस वजह से डिफ्लेक्शन हो गया, क्योंकि कंपास जो है मैग्नेटिक कंपास है, जब तक इसके पास मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी नहीं तब तक वो कंपास डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि एक करंट कैरिंग जिस वायर में करंट फ्लो करता है, इसका मतलब करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसी वजह से जो कंपास था मैग्नेटिक कंपास से डिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, अब ये हुआ कैसे, ये देखते हैं। चैप्टर क्या है हमारा? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ओके, ये रहा हमारा चैप्टर। क्या है? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, अभी तक हम जो भी चार्ज के बारे में हमारा चर्चा था रेस्ट में था। ठीक है, रेस्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी, लेकिन हमको पता चला कि जो मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, लेकिन फिर उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? ओर्स्टेड जी ने इन 1820 1820 में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब एक करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ उसके अराउंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। चलिए हम ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ठीक है, ओर्स्टेड जी का एक्सपेरिमेंट। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब ओर्स्टेड जी ने किया क्या था? ठीक है, उन्होंने एक करंट कैरिंग वायर लिया। उस करंट कैरिंग वायर के पास जैसे कंपास को लेकर आया, कंपास में डिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, तो देखिए जैसे ये हमारी सर्किट है, यहाँ पर कहीं बैटरी लगी है, देखिए ओर्स्टेड जी ने ये डायग्राम थोड़ा बनाते हैं। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट होता क्या है? ठीक है, अब देखिए ये एक हमारा वायर है, इस वायर को हमने एक बैटरी से अटैच किया। इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V है। ठीक है, और ये रहा हमारा स्विच। ये क्या है? हमारा स्विच है। जब हमने सर्किट ओपन रखा, मतलब इस सर्किट में करंट नहीं फ्लो कर रहा है, मतलब ये सर्किट में जो करंट की वैल्यू है, इस कंडीशन में करंट वैल्यू क्या है? जीरो है। क्या है? करंट की वैल्यू क्या है? जीरो है। अब ये आपका वायर है, इस वायर में कुछ भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है। तो जब ओर्स्टेड जी ने जब इसके पास कंपास लेकर आया, जब इन्होंने इसके पास कंपास लेकर आया, ठीक है, जब कंपास लेकर आया तो इस कंडीशन में अब देखिए इस कंडीशन जो नीडल थी, क्या थी? नीडल। कंपास की जो नीडल थी वो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो नहीं दी, इसमें वायर फ्लो नहीं हो रहा, इस वायर में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जब करंट नहीं फ्लो हो रहा तो इस कंपास, ये जो हमारा कंपास है मैग्नेटिक कंपास, ये कंपास में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं शो किया। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने इस स्विच को ऑफ कर दिया, मतलब इस सर्किट में करंट फ्लो करने लगा। ठीक है, जैसे ये देखिए, अब देखिए इससे जुड़ गया है। इसमें अब करंट आई फ्लो करने लगा। ठीक है, ये सर्किट में करंट आई फ्लो करने
लगा। जब इस सर्किट में करंट आई फ्लो करने लगा, जब उसके बाद जब इन्होंने इसके पास कंपास लाया है, फिर कंपास जो रखा था उस कंपास में डिफ्लेक्शन शो कर दिया। मतलब अभी तक नीडल इस कंडीशन में थी, अब नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट कर गई, मतलब नीडल में डिफ्लेक्शन शो करने लगा। ठीक है, ठीक। देखिए, जब करंट नहीं फ्लो कर रहा था वायर में, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं शो किया, लेकिन जैसे इस वायर में करंट आई फ्लो करने लगा, मतलब पहले की कुछ भी वैल्यू हो गई, करंट फ्लो करने लगा, तुरंत कंपास में डिफ्लेक्शन आ गया। मतलब इस कंडीशन में डिफ्लेक्शन जो है वो शो कर रहा है और इसमें डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है। ठीक है, और एक कंडीशन है, जैसे ये हमारी सर्किट थी, वायर थी, ठीक है, अब इस वायर में जैसे हमने करंट डायरेक्शन को बदल दिया, मतलब हमने पोलैरिटी चेंज कर दी बैटरी की, तो उस कंडीशन में जो हमारा ये कंपास था, कंपास का रिफ्लेक्शन, कंपास में जो रिफ्लेक्शन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन होने लगा, मतलब रिफ्लेक्शन भी चेंज हो गया। मतलब जो रिफ्लेक्शन शो कर रहा था वो भी चेंज हो गया। देखिए, अभी तक निडल आपकी इस तरह रिफ्लेक्ट की रही थी, अब इधर रिफ्लेक्ट करने लगी। इसका मतलब कि ओस्टर जी ने ये बताया कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के पास, करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती, इसी वजह से किसी भी करंट कैरिंग वायर के पास, किसी भी करंट कैरिंग वायर पर अगर हम कंपास ले जाते हैं, कंपास में डिफ्लेक्शन शो होता है। अब ओस्टर जी ने सिर्फ इतना ही बताया कि एक करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब इन्हीं के एक्सपेरिमेंट के बेस पे एक बायोट और साबर नाम के दो साइंटिस्ट आए, जिन्होंने इनके इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और बढ़ाने के बाद हमको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में बताया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसमें। चलिए, अब बायोट और साबर नाम के दो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उससे कंपास और रिलेशन एक दिया, ठीक है, डायरेक्शन का। ठीक है, तो चलिए अब हम बायोट सावर्ट लॉ का डेरिवेशन करते हैं। बायोट सावर्ट लॉ। अब बायोट सावर्ट लॉ से हमें मिलता क्या है, मतलब इससे हमको मिलता है कैलकुलेट, मतलब ज्ञात होता है, कैलकुलेट दी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं एंड डायरेक्शन। मतलब बायोट सावर्ट लॉ से हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो चलिए बायोट सावर्ट लॉ था क्या, हम एक वायर लेते हैं, ठीक है, एक हम वायर लेते हैं, ठीक, वायर लेंथ मान लेते हैं एक्स वाई। इस वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है, इस वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है। अब जिस डायरेक्शन में करंट आई फ्लो, अब देखिए इस वायर पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इस वायर पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, मतलब वायर से आर डिस्टेंस दूरी पर किसी पॉइंट पी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, क्योंकि वायर पे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी नहीं। ठीक है, वायर पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। ठीक, वायर के साइड में, ठीक, वायर के साइड में मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इस वायर से आर डिस्टेंस की दूरी पे, ठीक है, ठीक, इस वायर के, अब देखिए इस वायर पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, इस वायर पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे, इस वायर पे हम एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे, मतलब छोटा सा लेंथ कट करेंगे। अब जिस डायरेक्शन में आपका करंट है उस डायरेक्शन में वो लेंथ भी रहेगा, ना लेंथ की डायरेक्शन भी वही साइड रहेगी। डीएल लेंथ का हम एक रियल लेंथ हमने एक छोटा सा एलिमेंट कट किया। ठीक है, अब इस एलिमेंट जो इसका लेंथ हम मान लेते हैं m और n, इस एलिमेंट का जो लेंथ है वो क्या है, m और n। इस लेंथ की वजह से r डिस्टेंस की दूरी पे किसी पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है,
इस छोटे से लेंथ की वजह से आर डिस्टेंस की दूरी पर किसी पॉइंट पी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच जो एंगल बन रहा है क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। इसी तरीके से हम इधर भी निकाल सकते हैं, इसके अपोजिट मान लेते कोई पॉइंट पी ऐसे डिस्टेंस वही है। ठीक है, तो चलिए देखिए बायोट सावर्ट ने बताया गया था। अब बायोट सावर्ट ने ये रिलेशन दिया था, मतलब डिपेंड किन किन फैक्टर पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। ये था आपका डायग्राम। अब पूरे वायर पे एक साथ हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता सकते हैं, मतलब छोटा सा एलिमेंट्री एरिया हमने कर दिया, छोटा सा एलिमेंट कर दिया, उस छोटे से एलिमेंट की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब जब छोटे से लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, फिर हम इंटीग्रेट करके इस पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस छोटे से लेंथ क्या है, डीएल वेक्टर है। ठीक है, अब इस वायर से आर डिस्टेंस की दूरी पर किसी पॉइंट पी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, मतलब इस पॉइंट पी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। अब देखिए इन्होंने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लेंथ पे, इस एंगल पे, और ये जो डिस्टेंस है इस पर, और करंट पे डिपेंड करता है। इसका मतलब इन्होंने ये रिलेशन दिया कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली proportional to लेंथ। मतलब अगर आप इस वायर की लेंथ बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, अगर आप वायर की लेंथ बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। अब अगर हमने छोटा सा लेंथ लिया है, डीएल लेंथ लिया है, जिसकी वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। तो अब देखिए यहां से हमको मिलेगा अभी बी बड़े मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मतलब अगर वायर बड़ा है तब, अब छोटा सा मैग्नेटिक इसकी वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि dB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl है। ठीक है, अब चाहे वेक्टर लगाइए या ना लगाइए, ठीक है, बाद में खुद ही रिलेशन बनेगा फार्मूले का। ठीक, सेकेंड इन्होंने क्या बताया था कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द वायर। ठीक है, मतलब उस वायर में जितना करंट फ्लो कर रहा है, अगर करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, या करंट कम फ्लो करेगा वायर में, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कम प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब अगर आप करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा डीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। ठीक है, तीसरा क्या था कि जो डीबी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली proportional to sine of angle between dl and r वेक्टर। मतलब इस dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच जो एंगल थीटा है, और इस साइन थीटा की वैल्यू अगर आप बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी। यहाँ से हमको मिला था कि अगर आप डीबी बढ़ाना चाहते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू अगर आप बढ़ा देंगे तो डीबी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, चौथा क्या था, अब चौथा ये था कि अगर वायर और इस पॉइंट पी के बीच की जो दूरी है, अगर इस दूरी को अगर आप बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घट जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आप जैसे जैसे वायर के पास होगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। और नहीं, जैसे जैसे वायर के पास आएंगे, अब खुद ही पता, अब जो वायर है तो वायर के चारों तरफ जैसे जैसे वायर से दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होती है, जैसे जैसे वायर के पास वैसे वैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। इसका मतलब कि अगर जैसे वायर के पास रहोगे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिलेगी, दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम मिलेगी। इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस आर की वैल्यू अगर आप बढ़ाए तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगी, अगर आर की वैल्यू कम की है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो हमको यहाँ से मिलता है जो हमारा डीबी है, dB is inversely proportional to the
dB inversely proportional to the distance between मतलब इसका मतलब ये dB जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन द स्मॉल लेंथ वायर फ्रॉम द पॉइंट P। इस लेंथ जो वायर है, इस वायर की जो लेंथ है, इससे r डिस्टेंस की दूरी पे जो पॉइंट P, अगर इसकी लेंथ अगर आप बढ़ा दोगे तो इसकी लेंथ अगर आप बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी घट जाएगी। अगर आप वायर की लेंथ मतलब ये पॉइंट जो पास लाएंगे, जैसे जैसे इस वायर के पास ले आओगे, मान लीजिए आपने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकाला, अगर मैं पॉइंट पे आपने यहाँ रहा इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन आप मान लीजिए आपने पॉइंट यहाँ कर दिया, इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब हमको यहाँ से रिलेशन मिलता है कि जो हमारा dB है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, ये 4 रिलेशन हमें मिले थे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक, चलिए अभी हमको क्या मिला कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। ठीक है, दूसरा हमें क्या मिला कि dB जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब करंट फ्लो इन वायर। तीसरा क्या था कि dB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। चौथा dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब ये चारों पॉइंट्स को कंबाइन करके ये रिलेशन बनता है। ठीक है, क्या बनता है, जो हमारा dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, I dl sin थीटा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, r²/r²। ये हमको मिलता। ठीक है, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा बाई r²। ठीक है, अब देखिए जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं, मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, हमको कांस्टेंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं μ0/4π। ठीक है, उसके बाद लिख दीजिए I dl sin थीटा बाई r²। ये हमें मिलता है मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हमको मिलता है मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन। ठीक है, ये जो फार्मूला हमको मिला है ये स्केलर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, स्केलर फॉर्म में है। ठीक है, अब ये जो μ0/4π है, इस μ0/4π की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 10⁻⁷। क्या होती है, 10⁻⁷। अब इस μ0/4π बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁷। यहाँ से हमें मिल जाएगा μ0 की वैल्यू क्या होगी, 4π × 10⁻⁷। ठीक है, अब इसी फार्मूले को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म। क्या हो जाएगा, dB वेक्टर बराबर में μ0/4π। ठीक है, अब I dl sin थीटा। ठीक है, चलिए जैसे ये हमारा फॉर्मूला था I dl sin थीटा वो डिवाइड बाई r²। ऊपर भी r मल्टीप्लाई कर, नीचे भी r कर दीजिए, तो हमें क्या मिलेगा, dB वेक्टर बराबर में μ0/4π। ठीक है, I dl, r आगे कर लीजिए, dl r sin थीटा डिवाइडेड बाई r³। ये हमें मिला। ठीक है, अब आपको पता है कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होता क्या है, a b sin थीटा। तो इस dl r sin थीटा हम लिख सकते हैं dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। क्या लिख सकते हैं,
यहाँ फॉर्मूला बनेगा dB वेक्टर बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाई में r क्यूब। ये हमें मिलता है मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन इन वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में है ये? वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, आप ले लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला। और सारी यूनिट्स होती हैं, आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स आपको इस लेक्चर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, ठीक है, आप ले लीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे टॉपिक लगाइए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो फर्स्ट रहेगा हमारा फर्स्ट जो मेथड है क्या है? मैक्सवेल राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, राइट हैंड पाम। जैसे ये अभी हमने लिया था ना बायोट सावर्ट जब बता रहा था कि हमने करंट कैरिंग वायर लिया। ठीक है, करंट कैरिंग वायर हमने यहाँ पर हमने एक mn लेंथ का एक वायर कट किया था जिसको हम डीएल वेक्टर बोल रहे थे। यहाँ से थीटा एंगल पे r डिस्टेंस की दूरी पे किसी पॉइंट P पर हमको निकालना था। सेम यहाँ पे से था। ठीक है, तो चाहे तो आप ये सारी चीजें हटा सकते हैं, सिंपल सा लिख सकते हैं। ये रहा आपका वायर, इस वायर में करंट I फ्लो कर रहा है ये डायरेक्शन में। एक पॉइंट ये P डैश। ठीक है, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो पहला रूल फर्स्ट मेथड क्या है कि मैक्सवेल राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, अब इसमें कैसे हम निकालेंगे मैग्नेटिक? इस तरीके से हमको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन मिली है, कैसे निकालेंगे वो देखिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मैक्सवेल राइट हैंड पाम रूल, ये राइट हैंड पाम रूल ये लगेगा। ठीक है, ये देखिए ये लगेगा। ओके, अब देखिए ये जो हमारा थंब है, क्या है? थंब। इस थंब को हम करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। इस थंब को हम करंट के डायरेक्शन में, और जो हमारी ओपन फिंगर है, क्या है? ओपन फिंगर। इस ओपन फिंगर को जिस पॉइंट के अक्रॉस आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो उस पॉइंट की तरफ रखोगे, मतलब उस पॉइंट की ओर रखेंगे जिस पॉइंट के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो। ये थंब आप रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, और इस ओपन फिंगर को आप रखेंगे जिस पॉइंट के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो उसकी ओर रखेंगे। जैसे देखिए राइट हैंड का यूज करना है। ओके, अब देखिए हमने ली, अब हम पहले इस पॉइंट लिए फिर इस पॉइंट पे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, चलिए अभी हमने क्या बोला कि थंब को आपको करंट के डायरेक्शन में लेना है, तो थंब को हमने करंट के डायरेक्शन में रखा और इसको ओपन कर दिया। अब ये ओपन फिंगर कहाँ है? हमारी इस पॉइंट की तरफ है। ये जो हमारा पाम होगा, इस पाम से परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वही होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, इस पाम के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वही होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। वेट, ठीक है, देखिए ठीक है, अब देखिए हमने क्या बोला कि ओपन फिंगर को आप पॉइंट के टुवर्ड्स द पॉइंट, मतलब पॉइंट की ओर रखना है। इस थंब को आपको करंट डायरेक्शन रखना है, और ये पाम के परपेंडिकुलर जो भी डायरेक्शन आएगा वही हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। जैसे ये देखिए आपने इसको करंट डायरेक्शन में रखा, इसको ओपन फिंगर को इस पॉइंट के क्रॉस रखा, ठीक, पॉइंट की तरफ रखा। ठीक, अब हमारा पाम किधर? अंदर साइड है। अंदर साइड मतलब इस कंडीशन पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो इनवर्ड बन रही है। क्या बन रही है? इनवर्ड बन रही है। इस कंडीशन में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनी क्या बनी? इनवर्ड बन रही है। इसका मतलब अब इनवर्ड को हम क्रॉस दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? क्रॉस।
मतलब इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इनवर्ड है। अब चलिए इधर निकालते हैं, इधर कैसे निकालेंगे, हमने भी बोला थंब को रखे करंट के डायरेक्शन में, थंब को हमने करंट के डायरेक्शन में रखा और इस ओपन फिंगर को इस पॉइंट के क्रॉस, ठीक है, इस पॉइंट हमने इस पॉइंट के क्रॉस रखा। अब देखिए हमारा जो पाम है, पाम के परपेंडिकुलर मतलब देखिए बाहर आ रहा है बाहर, इसका मतलब इस कंडीशन जो इस पॉइंट के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी क्या बनेगी, आउटवर्ड मतलब बाहर। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, बाहर। देखिए पाम बाहर बाहर आ रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या रहेगी, बाहर, आउटवर्ड। तो इसको हम डॉट से दिखाते हैं मतलब इनवर्ड के लिए क्रॉस दिखाएंगे, आउटवर्ड के लिए डॉट दिखाएंगे। आउटवर्ड, इनवर्ड, ठीक है। चलिए दूसरा मेथड भी है, दूसरा है मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल, मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक। जैसे हमारा स्क्रू ड्राइवर हो गया और इस पॉइंट पर कहीं हमारा मान लीजिए करंट है, ठीक है, करंट डायरेक्शन में, ठीक, मान लीजिए यहाँ कहीं हमारा स्क्रू है, ठीक है। अब कैसे हमको स्क्रू रूल से डायरेक्शन मिले किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, चलिए देखते हैं। अब जिस पॉइंट की तरफ मतलब जिस पॉइंट के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट की तरफ आप इस स्क्रू को रोटेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे आप स्क्रू को देखिए, स्क्रू को जब आप ऐसे रोटेट करते हैं राइट साइड जाते हैं, जब स्क्रू को राइट साइड रोटेट करते हैं तो स्क्रू आपका अंदर जाता है, देखिए आप यहाँ स्क्रू है यार अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, ठीक है। लेफ्ट साइड रोटेट करोगे बाहर आएगा, बाहर आएगा, देखिए बाहर आ रहा है ना। राइट साइड करेंगे अंदर जाएगा, लेफ्ट साइड करेंगे तो बाहर आएगा। अब अगर हमको इस पॉइंट ले चाहिए, हम करंट वायर पे रख के इस पॉइंट की तरफ रोटेट करेंगे इस स्क्रू ड्राइवर को, मान लीजिए स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है। देखिए ये पॉइंट, इस पॉइंट हमने लिया, अब हमको इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमको देखिए, तो हम इसको इस पॉइंट पे रोटेट, देखो हमने रोटेट किया, ये देखो देखो इधर जा रहा है ना, इधर जा रहा है ना, देखिए ये देखिए ये डायरेक्शन इधर है ना, इस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं। तो आप देखेंगे जब हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे ये अंदर जाएगा, जब इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो स्क्रू ड्राइवर कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा ना, स्क्रू टाइट होकर अंदर जाएगा ना। देखिए देखिए ऐसे रोटेट करेंगे अंदर जा रहा है, देखो हमने रोटेट किया अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है ना, देखिए ये देखिए देखिए अंदर जा रहा है ना। इसका मतलब जब हम इस पॉइंट निकाले हमारा जो स्क्रू ड्राइवर वो अंदर जा रहा है, इसी वजह से हमको यहाँ डायरेक्शन क्या मिली है, इनवर्ड मिली है। अब इस पॉइंट पे निकालना है तो हम इसको राइट टू लेफ्ट घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, देखिए जब इसको करेंगे ये बाहर से अंदर से बाहर आ रहा है, देखिए अंदर से बाहर आ रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, इसलिए इसको डॉट से दिखाया गया आउटवर्ड। समझ में आ गया, ये था हमारा सेकेंड मेथड, ठीक है। थर्ड क्या है, मैक्सवेल राइट हैंड रूल। इससे भी हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, हमको रखिए आप करंट के डायरेक्शन में और ये फिंगर को आप कर्ल करिए, क्या करिए, कर्ल, फिंगर को आप कर्ल करिए। अब जैसे आप कर्ल करेंगे वैसे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। जैसे देखिए ये आपका वायर है, ठीक है, मान लीजिए सपोज करिए आपका वायर है, इस वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है ये डायरेक्शन में, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में रखा, हमको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में रखा, और मान लीजिए यहाँ कहीं पॉइंट पे आप जब कर्ल करें, देखो जब कर्ल कर रहे हो आप, जब आप कर्ल कर रहे हो तो ये हमारा फिंगर अंदर जा रहा है, इनवर्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को क्या मिले, इनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे इधर कर्ल बाहर आ रहा है तो बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बाहर आ रही है, देखो थंब है, ये फिंगर है, आपने कर लिया अंदर अंदर जा रहा है ना, अंदर अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ड, बाहर बाहर आया आउटवर्ड, इसलिए देखो इस पॉइंट के लिए इनवर्ड, यहाँ पे बाहर, जैसे देखो ये इनवर्ड और इसके लिए आउटवर्ड, आउटवर्ड, ओके, समझ में आ गया, ठीक है। ये 3 मेथड्स हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक। चलिए अब हम एक एक्सप्रेशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड
एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। एक कोई सर्कुलर लूप है, उस लूप के सेंटर पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये रहा आपका सर्कुलर लूप। ठीक है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इस वायर मतलब वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब इस करंट आई के हमको इसके सेंटर पर हमको मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए सेंटर ओ है, इस पॉइंट ओ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन एक्सप्रेशन हमको इस पॉइंट ओ के लिए निकालना है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको करंट की डायरेक्शन चाहिए, अगर आपको करंट की डायरेक्शन इस लूप में चाहिए, तो इस लूप के किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रा कर दीजिए। इस लूप के सर्कल फॉर्म में है, तो इस लूप के किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रा करिए, वहां पर आपको करंट की डायरेक्शन मिल जाएगी। जैसे आपने यहाँ ड्रा कर दो, आपको यहाँ मिला करंट की डायरेक्शन, यहाँ ड्रा कर दो, यहाँ मिला, यहाँ ड्रा कर दो, यहाँ मिला। ठीक है, इस सर्कल के क्रॉस किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रा करिए, आपको करंट की डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, हमने यहाँ ड्रा किया। अब मान लेते हैं हमने छोटा सा डीएल लेफ्ट कट कर दिए हमने। अब देखो पूरे वायर पर एक साथ मैग्नेटिक फील्ड निकाल नहीं पाएंगे, अब छोटा सा लेफ्ट कट वायर शॉर्ट में ये बताता है ना कि एक छोटे से लेंथ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, तो हम क्या करेंगे, ये सर्कुलर लूप में जो वायर रखा हुआ है, इसका छोटा सा लेंथ हमने काटा, मान लेते हैं क्या डीएल लेंथ, क्या काटा डीएल लेंथ। इस पॉइंट से आर डिस्टेंस दूरी पर कोई पॉइंट ओ है, मतलब जो सेंटर है उसका रेडियस क्या है, आर मानिए चाहे कैपिटल आर मानिए, आपकी मर्जी। चलिए कैपिटल आर मान लेते हैं कि रेडियस क्या है, सरफेस लूप का आर है। इस पॉइंट ओ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, समझ रहे हैं, इस पॉइंट ओ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमारा बायोट सावर्ट लॉ क्या रहता है, अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, मतलब एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती थी, क्या बनती थी, dB इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये बनता था। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब चलिए इस वायर के अक्रॉस हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस मतलब इस वायर पूरा निकालना है। तो पूरे वायर को एक साथ निकाल पाएंगे, हम छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे, उस छोटे से एलिमेंट को से निकालेंगे। ठीक है, अब अगर हम देखें ये वायर है, ठीक, इस वायर ये देखिए डीएल लेंथ था और इसके बीच में एंगल क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री का है, एंगल 90 डिग्री है। चलिए अगर हम यहाँ पुट करते हैं हेयर थीटा बराबर में 90 डिग्री, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डीबी इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन 90 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमें साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो हमको यहाँ सॉल्यूशन क्या मिलेगा, dB इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल आर स्क्वायर। ये हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, मतलब इस छोटे से डीएल एलिमेंट की वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिला, dB इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हमको इस पूरे वायर के लिए निकालना, मतलब इस पूरे वायर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई इंटायर वायर, मतलब इस पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इस फार्मूले को हम इंटीग्रेट करेंगे, हमको पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए चलिए इधर करते हैं। ठीक है, चल यहाँ कर देते हैं, इंटीग्रेट हम करते हैं, dB पर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल बाई आर स्क्वायर। अब देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, करंट भी सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, ये भी बाहर आ जाएगा, आर ये जो रेडियस है ये भी सेम फिक्स्ड है, इसलिए ये भी बाहर आ जाएगा, मतलब ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी। तो देखिए dB को हमने इंटीग्रेट किया, हमको यहाँ से क्या मिल गया, b मिल गया, क्या मिला, b। म्यू नॉट बाई 4 पाई अब आई बाई आर स्क्वायर, मतलब म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर क्या है। अब देखिए
एक मिनट वेट, चलो मान लीजिए मान लें आर ही मान लेते हैं, ठीक है, छोड़ो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बचा क्या हमारा, सिर्फ डीएल बचा है, क्या बचा है, सिर्फ डीएल बचा है, डीएल मतलब लेंथ, ठीक। अब अगर आप देखेंगे, ठीक है, चलिए देखते ट्राई करते हैं, b इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, हमने डीएल की इंटीग्रल हमको क्या मिला, मान लेते हैं इंटू में एल मिला, एल मतलब वायर की लेंथ। अब वायर की लेंथ कैसे निकालें, वायर की लेंथ निकालें, अब वायर जो रखा गया मतलब जो पायल है, मतलब जो लूप है, किस फॉर्म, सर्कल फॉर्म में, तो इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा वही उसका लेंथ होगा, इसका मतलब एल की जगह पे हम, अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, क्या होता है, 2 पाई आर, मतलब वायर की लेंथ क्या है, 2 पाई आर है। तो देखिए यहां से हमें क्या मिलेगा, b इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू में 2 पाई आर, ठीक है। अगर आप यहां कट करेंगे तो आपको मिलेगा b इक्वल म्यू नॉट आई बाई 2 आर, ये हमको मिला इस पूरे इंटायर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनी, b इक्वल म्यू नॉट आई बाई 2 आर, ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे ठीक है, जिसे देखिए अभी वन टर्म था, मतलब एक बार वायर गया था, अगर कई बार एन टर्म्स बार वायर गया तो उस कंडीशन में क्या फार्मूला बनेगा, यहां लिख सकते हैं मैग्नेटिक, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख लीजिए, लिख दीजिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय n टर्न्स ऑफ वायर, ठीक है। क्या मिलेगा हमें, b इक्वल म्यू नॉट n आई बाई 2 r, ठीक है, ये हमें मिला, ओके। सेकेंड क्या है हमारा, अगर ये हमारा सर्कल था, सेमी सर्कल को इसका मिलेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लिख दीजिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सेमी सर्कल ऑफ वायर, मतलब अब ये सर्कल नहीं, सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल, जैसे क्या बनेगा, वो बनेगा b इक्वल म्यू नॉट आई बाई 4 r, ठीक है। ये याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में इसका काम आएगा, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये रहा हमारा न्यूमेरिकल, ये क्या लिखा है, a circular coil of wire consisting of 100 turns, each of radius 8 centimeter and carries a current of 0.40 ampere. What is the magnitude of magnetic field B at center of coil? मान लीजिए आपका कॉइल है, ठीक है, आपका कॉइल, अब ये 100 टर्न है, क्या है 100 टर्न में कितने n जो है हमको क्या है 100 दिया है। अब इस हर मतलब सभी कॉइल मतलब ईच रेडियस ऑफ ईच कॉइल क्या दिया है, सभी कॉइल्स का जो रेडियस दिया है कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस 8 सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है, लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻² मीटर, इसको आपने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब इन कॉइल्स में करंट कितना फ्लो हो रहा है 0.40 एम्पियर। हमको इस इन कॉइल के सेंटर मतलब इस 100 जो 100 टर्न्स ऑफ कॉइल है, इन 100 टर्न्स ऑफ कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बताना है क्या होगा, ठीक है। तो अभी हमने एक्सप्रेशन क्या निकाला था, B इक्वल म्यू नॉट n i बाई 2r, यही निकाला था, ठीक है। अब चलिए हमने यहाँ अभी बताया था कि इससे पहले बताया था कि म्यू नॉट, यहाँ आप चलिए लिख देते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई के लिए होते थे 10⁻⁷,
तो यहाँ से आपको म्यू नॉट की वैल्यू मिलेगी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, b इक्वल 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। n की वैल्यू क्या है, 100 है, i की वैल्यू क्या है, 0.40 है, y में 2 इंटू r की वैल्यू क्या है, 8 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं 4 2 जा, ठीक है, क्या मिला आपको, b इक्वल में पाई इंटू 10 टू द पावर -7। इसको आप ले सकते हैं 10 की पावर, चलिए ध्यान दीजिए, इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्या 40 हो गया। तो 5 इंटू 40, नीचे क्या बचा है आपका 2 2 4, 2 2 जा 4 इंटू 10 टू द पावर -2 है। अब 10 की पावर जो -2 है इसको ऊपर ले जा सकते हैं, क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएगा। तो हमको यहाँ आगे क्या मिलेगा, b इक्वल पाई इंटू में 10 की पावर -7 डिवाइड कर दीजिए, 10 आ गया, इंटू में 10 की पावर 2, यहाँ से आपको मिलेगा ये 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये -7 यहाँ से आपको मिलेगा पाई इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -7 है, यहाँ 3 हो जाएगा, 7 में 3 4। अब b, अब देखिए b यहाँ क्या मिला, पाई इंटू 10 टू द पावर -4, पाई वैल्यू क्या होती है 3.14 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, इसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की, ये आपको मिलता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है आपको सिर्फ से करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।